हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 जीएस पेपर 2 का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इंग्लिश में हमारे पास 30 क्वेश्चन है टोटल। तो उसमें से सेट ए के अनुसार ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या बोला है, ये 8 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि आप जो 7 पैसेज आपके पास आएंगे उनका आपको आंसर करना है पैसेज पढ़ के। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट पैसेज है, इसके इसके हिसाब से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका आपको आंसर करना है। ठीक, चलिए तो फर्स्ट पैसेज हम सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं हैव नो डाउट हैव टू टेक हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी सीरियसली। अब कह रहे हैं राइटर कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं उन्हें इनजस्टिस की जो हिस्ट्री है उसे बहुत इससे सीरियसली लेना होगा। और क्या है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना होगा। सेकेंड लाइन में क्या कहते हैं, द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस takes note of a variety of historical wrongs that continue into the present in some form or the other and tend to resist repair। अब देखिए इसमें राइटर क्या कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री है इनजस्टिस की, ठीक है, उसके लिए हमें देखना होगा, हमें ध्यान देना होगा कि ये क्या है कि हिस्टोरिकल कई सारे पहले से जो गलतियां हो रही हैं उनका ये रिजल्ट है। ठीक है, और वो अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रेजिस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब ये रोक रहे हैं रिपेयर होने को। मतलब ये जैसे भी जो ये पॉलिसीज हैं इनजस्टिस की, इन्हें ख़त्म होने से ये रोक रहे हैं। ठीक है, अब 2 रीजंस माइट अकाउंट फॉर रेजिस्टेंस टू रिपेयर। अब कह रहे हैं जो रेजिस्टेंस हो रही है रिपेयर की, मतलब जो आप अनटचेबिलिटी जैसे इसको ख़त्म करना चाह रहे हो इनजस्टिस को, तो उसे रोकने के पीछे जो रीज़न है वो क्या हो सकता है। तो एक पहला जो बोल रहे हैं, नॉट ओनली आर द रूट्स ऑफ इनजस्टिस बड़ी डीप इन द हिस्ट्री। कह रहे हैं कि जो रूट हैं इनजस्टिस के वो बहुत डीप हैं, कहाँ, हिस्ट्री में। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं इनजस्टिस सेल्फ कंस्टिट्यूट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आइडियोलॉजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब कह रहे हैं कि दूसरा, पहला कारण तो ये है कि जो इनकी जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। दूसरा कारण क्या है कि ये जो इनजस्टिस है ना, ये खुद ही ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है कि ये एक्सप्लॉयटेशन का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना रखा है। इन्होंने आइडियोलॉजी दे रखी है डिस्क्रिमिनेशन की, मतलब भेदभाव की, और इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा बना ही रखा है, पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करें, एक्सप्लॉयटेशन करें और ये बार बार मतलब आपके सामने आता जाए। ठीक है, 2. The category of historical injustice generally extends across the number of wrongs such as economic deprivation। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है वो क्या करता है, वो कई सारे रॉन्ग डूइंग्स को करता है। जैसे इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, मतलब इकोनॉमिकली आप बहुत ही डिप्राइव्ड है, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये भी होता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, कोई आपको रिकॉग्नाइज करना, मतलब क्या, कोई आपको पहचानता नहीं, कोई आपको अच्छे नाम से नहीं जानता, जहाँ भी आपकी नाम ली जाती है वो घृणित भाव में लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करें राइटर। उसके बाद कहते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ सॉरी उसके बाद कह रहे हैं दिस कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स नॉट ओनली बिकॉज द ओवरलैप बिटवीन अ नंबर ऑफ रॉन्ग्स। देखिए ओवरलैप मतलब क्या होता है, ओवरलैप मतलब होता है कि एक के ऊपर एक का आना। ठीक है, तो ये पेपर या कंबल की तरह नहीं कि एक पेपर के ऊपर आप दूसरा रखते हैं। ओवरलैप का मतलब हो गया कि जो एक रॉन्ग डूइंग्स तो है, ठीक है, बट उसके ऊपर से ये दूसरी भी है जो उसे रेइनफोर्स कर रही है। ठीक है, फिर कोई तीसरी होगी जो इन दोनों को भी रेइनफोर्स कर रही है। अगर आदमी कोई एक से बच भी जाए तो भी दूसरी और तीसरी मिलकर उसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है इसे, मतलब ये बाकी की जितनी भी जो छोटी बड़ी मतलब जो आइडेंटिटी है उन सब के ऊपर ये ओवरलैप कर जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ रॉन्ग्स बट बिकॉज वन ऑफ द अदर रॉन्ग्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं राइटर, कह रहे हैं दिस कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स नॉट ओनली बिकॉज इट ओवरलैप्स बिटवीन अ नंबर ऑफ रॉन्ग्स बट बिकॉज one or the other wrongs generally discrimination tend to acquire partial autonomy from others। समझ गए, मतलब ये क्या है, एक या जो रॉन्ग है जनरली डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पार्शियल ऑटोनॉमी ले लेता है। ऑटोनॉमी मतलब क्या हुआ, खुद से ही, मतलब वो खुद से ही क्या है, वो बाकी दूसरों से अलग है, वो उनसे थोड़ी थोड़ी पावर लेकर के, बट खुद बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, दिस इज बॉर्न आउट बाय द हिस्टोरिकल रिपेयर इन इंडिया। अब देखिए कह रहे हैं कि इंडिया में जो है हिस्टोरिकली रिपेयर होते होते, मतलब धीरे धीरे प्रयास करते करते इसे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, हटा के फेंक दिया गया है। अब देखिए द मेन आइडिया दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज। अब इस पूरे पैसेज से हम मेन आइडिया क्या
निकाल सकते हैं, उसके बारे में ऑथर पूछ रहे हैं। और ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से मोस्ट सूटेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है इसमें से 2 कोई सही हो जाए, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी या डी दोनों सही हो जाए, बट आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन है, उसको आपको मार्क करना है, ठीक है। अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज़ नॉट बीन टेकन सीरियसली बाई पॉलिटिकल थियोरिस्ट, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ये कह रहा है कि अनटचेबिलिटी को सीरियसली नहीं लिया गया है, जो कि बहुत गलत बात है, इंडिया में लिया गया है सीरियसली, ठीक है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। अब कह रहा है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है वो किसी भी सोसाइटी में उसे आप खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल पूरी तरह से, और वो बियॉन्ड रिपेयर है, ठीक है। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि यहाँ देखिए कह दिया है कि इंडिया में इसे खत्म कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जा रहा है हमारा, गलत हो जा रहा है, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रीवेशन हैव दियर रूट्स इन बैड इकोनॉमिक्स। अब देखिए क्या कर रहा है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन डिप्रीवेशन है, इसका रूट केवल बैड इकोनॉमिक्स में है, तो ये गलत है। देखिए जैसे कि आप यूएस में भी आप देख रहे हैं ब्लैक मूवमेंट जो हो रहा है, तो ये क्या है, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, गुड इकोनॉमी है, हमसे कई गुना डेवलप्ड ये है, नेशन है, बट वहाँ पे भी ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे राइटर ने कह रखा है कि लगभग हर कंट्री में देखा जाता है, ठीक है, वहाँ इकोनॉमी की बात नहीं की है, तो इस पैसेज के हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं हम इन्फर कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी कट गया। तो बचता क्या, ऑप्शन डी, बट फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, बिल्कुल सही बात है, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट डिफिकल्ट है रिपेयर करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दूसरे को रीइंफोर्स कर देता है, दूसरा तीसरे को रीइंफोर्स कर देता है, और कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे को सर्कल बना के सब एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो रिपेयर कर पाना इसे मुश्किल है, बट लकली इंडिया में इसे काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इसी पैसेज के ऊपर है। अब इसमें क्या करा है, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। अब कुछ एजम्पशंस बनाए गए हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस पैसेज के हिसाब से हमने कुछ एजम्पशंस किया है, अब आप बताओ कि वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए कह रहा है कि इकोनॉमिक अगर डिस्क्रिमिनेशन आप हटा दें तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। देखिए ये आपको लग रहा होगा सही है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए आइडियोलॉजी ऑफ ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया तो भी एक्सप्लॉयटेशन का ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर से, जिसे आपने रिच करके छोड़ा है उसे फिर से ये क्या करेगा, एक्सप्लॉयट कर करके उसे फिर से पुअर बना देगा, ठीक है। और फिर से इकोनॉमी से मान लीजिए आपने बूस्ट किया, उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही थी, तो बाद में फिर होने लगी, ठीक है। तो ये सही नहीं है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। अब देखिए कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो बेस्ट वे है। अब यहाँ आप देखिए डेमोक्रेसी से बेस्ट सॉल्यूशन नहीं भी आ सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब अगर मेजॉरिटी चाहती है कि माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाए, ठीक है, जैसे कि आप देखिए पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू पॉपुलेशन उन्हें अभी तक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। और फिर आप दूसरा एग्जांपल देखिए कि अभी जो श्रीलंका में है, श्रीलंका में जो तमिल्स हैं, तो राजपक्षा की सरकार आने के बाद, काफ़ी महिंद्र राजपक्षा की सरकार आने के बाद काफ़ी टेंशन है कि शायद तमिल्स के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है कि जहाँ मेजॉरिटी है, जहाँ पे मेजॉरिटी है वहाँ माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो ये पॉइंट भी हमारा इनवैलिड हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, नीदर 1 नॉर 2। ओके तो ऑप्शन डी को आप करेक्ट करेंगे। देखिए अब थर्ड पे चलते हैं। सेकेंड पैसेज क्या बोल रहा है, एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन लाइफ, ठीक है, particularly so is in the rapidly changing and globalizing world। अब कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटरी, मतलब बिल्कुल काफ़ी जल्दी से एकदम पृष्ठभूमि परिवर्तन, मतलब एकदम अच्छा बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल आप जिसे बिलीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लाइफ में ले आता है। पर्टिकुलरली कैसे, इस रैपिड चेंजिंग ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में, इस रैपिडली चेंजिंग ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में एजुकेशन जो है वो एकदम पृष्ठभूमि चेंज ला देता है, ऐसा कि आप उसे जल्दी से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, एकदम अर्थ आपको क्या करता है, फर्श से अर्थ पे उठा देता है एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी एज कस्टोडियन ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब यूनिवर्सिटी एंड प्रमोटर ऑफ कल्चर एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब कह रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो कस्टोडियन है, ठीक है, किसके, इंटेलेक्चुअल कैपिटल के, और प्रमोट करते हैं क्या, कल्चरल एंड स्पेशलाइज नॉलेज को, ठीक है। कल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ थॉट। अब कल्चर क्या है, एक्टिविटी है थॉट का, एंड रिसिप्टिवनेस टू ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग। और क्या है, देखिए कल्चर इज द
एक्टिविटी ऑफ थॉट, कल्चर जो है एक्टिविटी है थॉट का, और क्या है रेसिप्टिवनेस, ये रेसिप्टिवनेस मतलब परसीव करने वाला, टू ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग, ठीक है। अ मेयरली वेल इन्फॉर्म्ड मैन इज नॉट ओनली अ बोर ऑन गॉड्स अर्थ। अब कह रहा है कि एक जो बस मेयरली जो वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है वो क्या है, वो बोर है, फालतू है, ऑन द गॉड्स अर्थ, गॉड के अर्थ पे ये फालतू है। व्हाट वी शुड एम एट इज प्रोड्यूसिंग मैन हु पोजेसेस बोथ कल्चर एंड एक्सपर्ट नॉलेज। अब कह रहे हैं कि केवल नॉलेज से नहीं होता है, कल्चर भी आपको होना चाहिए आपके पास और एक्सपर्ट नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। कल्चर की जानकारी काफ़ी जरूरी है, ठीक। दियर एक्सपर्ट नॉलेज विल गिव देम अ फर्म ग्राउंड टू स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। जो उनकी जो एक्सपर्ट नॉलेज है वो उन्हें एक स्टार्ट करने के लिए फर्म ग्राउंड देगी, मतलब एक ठोस शुरुआत देगी, ठीक है। एंड दियर कल्चर विल लीड देम डीप एज फिलॉसफी एंड एज हाई एज आर्ट। अब देखिए, और उनकी जो कल्चर है वो उन्हें कितना, तो उन्हें जितनी फिलॉसफी डीप होती है उतनी डीप लेके जाएगी और उतना ऊपर लेके जाएगी जितना आर्ट होता है। मतलब अगर किसी आदमी के पास वेल इन्फॉर्म्ड है, नॉलेज है, तो वो उसके लिए ग्राउंड बनाएगा, ठीक है, ठोस ग्राउंड जिसके ऊपर वो अपनी स्ट्रक्चर को लेकर सकता है। ग्राउंड मतलब ये फ्लोर नहीं है, ठीक है। और उसका जो ये है क्या आप बोले कल्चरल जो नॉलेज है वो उसकी फिलॉसफीज की और आर्ट्स की तरह उसको बैलेंस रखेगा, ठीक है, उसे ऊपर लेके जाएगा लाइफ में। टुगेदर इट विल इम्पार्ट मीनिंग टू ह्यूमन एक्सिस्टेंस, मतलब ये दोनों नॉलेज और क्या है आपका कल्चर, दोनों मिलके ही ह्यूमन की क्या है लाइफ को एक मीनिंग देते हैं, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देते हैं। अब देखिए इस पैसेज के अनुसार, इस पैसेज को आप देख के तो समझ गए होंगे कि इसमें कल्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, ठीक है, और पीपल की सोच कैसे होनी चाहिए इसके ऊपर भी राइटर ने काफ़ी इम्फेसिस किया है। अब देखिए यहाँ क्या करा है, अ सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए मॉडर्न सोसाइटी। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है कि एजुकेशन बिल्कुल ज़रूरी है एक मॉडर्न सोसाइटी होने के लिए, बट इसे तो राइटर ने इसी लाइन में काट दिया, ठीक है। क्या इज ओनली बोर ऑन गॉड्स अर्थ, कि जो केवल एजुकेटेड पर्सन है वो बोर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा ऑप्शन पे हम चलते हैं। दूसरा क्या है, विदाउट एक्वायरिंग कल्चर अ पर्सन्स एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। यही तो राइटर ने यहाँ कहा है कि कल्चर और एक्सपर्ट नॉलेज दोनों चाहिए, तो ये पॉइंट अपना सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा वैलिड है, ऑप्शन बी, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉइल इन विच नियरली ऑल आवर फूड ग्रोज, सॉइल जिसमें नियरली हमारे सारे फूड ग्रो करते हैं, ठीक है, इज अ लिविंग रिसोर्स दैट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म। अब कह रहा है कि राइटर कह रहे हैं कि सॉइल जो है जिसमें लगभग हमारे सारे फूड ग्रो करते हैं वो क्या है, एक लिविंग रिसोर्स है जिसे कई साल लगते हैं बनने में, ठीक है। इट कैन वैनिश इन मिनट्स, फिर भी ये मिनटों में खत्म हो सकता है, ठीक है, ये गायब हो सकता है। ईच ईयर, अब देखिए राइटर क्या यहाँ डेटा दे रहे हैं, ईच ईयर 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू इरोजन। मतलब इरोजन की वजह से कितना 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल लॉस हो जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और ये बहुत अलार्मिंग है, बस इसलिए नहीं, नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर्स, बस फूड प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं, क्योंकि सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। अब राइटर कह रहे हैं कि ये बस फूड प्रोड्यूसर्स के लिए घाटेमंद नहीं है कि सॉइल चला गया तो आप कहेंगे कि सॉइल चला गया, अब हमारा टॉप सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल, तो फिर फूड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ राइटर कह रहे हैं कि सॉइल जो वो काफ़ी हाई अमाउंट में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, और प्रिवेंट करता है इन्हें एटमॉस्फेयर में जाने से। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा तो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। तो इसकी बात राइटर कर रहे हैं। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस कैप्स की मेल्टिंग होगी, कई सारे इंपैक्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ वेव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। अब इतने 3 एजम्पशंस बनाए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें राइटर क्या कर रहे हैं कि लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज द मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। लार्ज स्केल जो सॉइल इरोजन हो रहा है वही एक रीज़न है कि वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी आ रही है वर्ल्ड में। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। हम फूड को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम सही से अपने लैंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम सही से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये फूड इनसिक्योरिटी का मेन रीज़न है वर्ल्ड वाइड में, ओके। सॉइल इरोजन मेनली एंथ्रोपोजेनिक। अब देखिए सॉइल इरोजन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक है। अब एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है
रिलेटिंग टू स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये क्या है कि रिलेटेड है स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बींग के। तो सॉइल इरोजन एंथ्रोपोजेनिक है, तो ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे राइटर ने इसे कहा नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल कैन हेल्प इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है, अगर आप सस्टेनेबली सॉइल को मैनेज करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा एटमॉस्फेयर में, तो क्लाइमेट चेंज मैनेज कर सकते हैं। तो केवल कौन सा सही हुआ है 1 2 3 में, बस 3 ऑप्शन, तो ओनली 3 कौन सा है, ओनली 3 यहाँ रहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं, फोर्थ पैसेज में, इनइक्वलिटी इज विजिबल इवन स्टैटिस्टिकली मेजरेबल इन मेनी इंस्टेंसेस। ठीक है, इनइक्वलिटी क्या है, वो विजिबल है और कई बार क्या है कि वो स्टैटिस्टिकली हम उसे मेजर कर सकते हैं, बट द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स इट, लेकिन जो इकोनॉमिक ताकत है जो इसे ड्राइव करती है, ठीक है, वो इनविजिबल है एंड नॉट मेजरेबल, उसे आप मेजर नहीं कर सकते। मतलब इनइक्वलिटी को तो आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, बट जो इकोनॉमिक पावर है जो इसे फ्यूल करती है, इसे चलाती है, वो इनविजिबल है, आप उसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह पावर इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहाँ राइटर कहना चाह रहे हैं कि जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो हम सभी को बाइंड करके रखे हुए अर्थ से, ठीक है, ठीक उसी की तरह क्या है, पावर जो है ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इनइक्वलिटी का। ठीक है, अब चाहे वो इनकम में हो, वेल्थ में हो, जेंडर में हो, रेस में हो, रिलीजन में हो या रीजन में हो, ठीक है, किसी भी तरह की इनइक्वलिटी हो, उसको पावर फ्यूल कौन करता है, उसे पावर कौन देता है, फ्यूलिंग कौन करता है, तो पावर है उसका। ठीक है, उसे फ्यूल करता है पावर। ओके, अब नेक्स्ट कर रहा है, इट्स इफेक्ट आर सीन इन अ परवेजिव मैनर, ठीक है, इन ऑल स्फीयर्स। अब इसमें आप पूछेंगे कि परवेजिव क्या होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो इफेक्ट है वो सब तरफ दिखता है, बहुमुखी, चारों तरफ, परवेजिव मैनर मतलब सब तरफ दिखता है, स्प्रेड है चारों तरफ। ठीक है, बट द वेज इन विच इकोनॉमिक पावर पुल्स एंड टिल्स विजिबल इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन इनविजिबल ऑब्सक्योर। अब देखिए कहना चाह रहे हैं कि ये तो दिखता है आपको कि जो द इफेक्ट इज सीन, जो इसकी इफेक्ट है इनइक्वालिटी की, वो आपको सब तरफ दिखती है। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक पावर है जो इसे पुल करती है, जो इसे पावर करती, जो इसे फ्यूल देती है, ठीक है, वो इनविजिबल रह जाता है। ठीक है, और ऑब्सक्योर रह जाता है, मतलब वो धुंधला रह जाता है। ठीक है, वो हमें नहीं दिखता। अब इसके ऊपर पैसेज दिया गया है, देखिए ये पैसेज मैं समझा रहा हूँ इसलिए काफ़ी लंबा जा रहा है। ठीक है, बट आपको इसे जब आप इसे करेंगे तो आप इसे जल्दी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, उसी वक्त समझना है। तो अभी मैं आपको ग्राउंड दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे समझना है, कैसे एक लाइन से मीनिंग निकालना है, तो इसलिए टाइम अभी लगेगा। इसमें घबराइए मत। अगर इस पूरे सेट को बनाने में आपको, अगर 1 ईयर का क्वेश्चन बनाने में अगर आपको 6 घंटे लग रहे हैं या 9 घंटे भी लग जा रहे हैं, पूरा 1 ईयर का क्वेश्चन आपको एक सेट डिस्कस करने में, जो आपका 2 आवर का एग्जाम होता है, उसे आपको करने में अगर 9 आवर्स भी लग जा रहे हैं तो भी आप घबराइए मत, क्योंकि ये 2 आवर्स जो आप दे रहे हैं ना, ये पूरा आप सिलेबस का दे रहे हैं। फुल सिलेबस को आप 2 आवर्स में जो एग्जाम देते हैं वो आप फुल सिलेबस का देते हैं। तो फुल सिलेबस में आपको अगर 4 टॉपिक्स भी नहीं आती तो वो 4 टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन करने के बाद। तो वो कैसे 2 घंटे में हो जाएगा या 4 घंटे में कैसे हो जाएगा, उसमें आपको 8 से 9 घंटे, एक दिन पूरा लगेगा ही। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। अब इस पैसेज पे बेस पे कुछ एजम्पशंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब आपको फिर लास्ट में बताना होगा कि कौन कौन से वैलिड है। इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पावर जो है, ठीक है, वो इकलौता रीजन है, इज द ओनली रीजन, जो इनइक्वलिटी का केवल ओनली रीजन है। ओके, तो ये गलत है, इकोनॉमिक पावर ओनली रीजन नहीं हो सकता है। यहाँ पे उस पर भी देखिए ओनली लग जाएगा तो ऐसे ही आधे ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, बट इकोनॉमिक पावर ही ओनली रीजन नहीं है ना, इनजस्टिस है, बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। डिस्क्रिमिनेशन भी है तो ये गलत हो गया। ओके, अब देखिए इनइक्वलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनकम, वेल्थ, ईटीसी रेनफोर्सेस पावर। अब कह रहा है कि इनइक्वलिटी, अलग अलग तरह के जो इनइक्वलिटी हैं ये पावर को रेनफोर्स करते हैं। नहीं, गलत बात। यहाँ राइटर ने क्या लिखा है कि पावर है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इनइक्वलिटी का, और पावर इन सभी चीज़ों को रेनफोर्स करता है। किसे, तो रीजन के बेसिस पे जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रहा है, इसे पावर रेनफोर्स करता है। ठीक है, ना कि इनइक्वलिटी है वो पावर को रेनफोर्स करते हैं। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो गया, ऑप्शन बी भी अपना गलत हो गया, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स देन इट्स डायरेक्ट एम्पिरिकल मेथड। अब कह रहे हैं इकोनॉमिक पावर को आप कैसे उसे एनालाइज कर सकते हैं, आप उसके इफेक्ट के,
बनिस्पत उसके एम्पेरिकल मेथड्स के। तो ये यहाँ पे भी राइटर ने कहा है, ठीक है, कि ये तो इनविजिबल रह जाता है इकोनॉमिक पावर, बट जो मेजरेबल है वो उसके इफेक्ट मेजरेबल है। तो ये सही हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है अपना ABCD में से? ओनली थ्री कौन सा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज मे बी, सॉरी पैसेज मुझे पूरा पढ़ना है। पैसेज क्या है? क्लाइमेट चेंज मे बी एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स बाई, क्या है देखिए, अब कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बेनिफिट कर सकता है कुछ प्लांट्स को। कैसे? बाई लेंथिंग द ग्रोइंग सीजन एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से कुछ जो है, कुछ प्लांट्स की जो है वो सीजन ऑफ ग्रोइंग सीजन जो है वो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इससे क्या हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज कई बार बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसा राइटर का कहना है, ठीक है। कैसे होगा? देखिए जैसे लंबी गर्मी आ गई, लंबी ठंड आ गई, तो लंबी गर्मी जब आ गई तो समर सीजन जब लंबा हो गया तो ग्रोइंग सीजन भी समर वाले प्लांट्स का बढ़ गया। और विंटर जब आ गई तो विंटर में जो प्लांट्स होते हैं, पीस ये सब हो गए, तो उनका भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्रोइंग सीजन। तो इसी की बात राइटर कह रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एट अदर इफेक्ट्स of the warmer world such as more pests, droughts and flooding will be less beings. Okay, how will the world adapt? अब राइटर कह रहे हैं कि जो अदर उसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि पेस्ट्स हैं, ड्रॉट्स हैं, फ्लडिंग है, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ पे हमारे डेंजरस नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट डेंजर तो हमारे हेल्थ पे नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि इससे हम कैसे, और बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल भी नहीं है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जैसे ड्रॉट, पेस्ट और फ्लडिंग ये सब आ रहे हैं। तो इससे आप कैसे अडेप्ट करोगे, ये राइटर का क्वेश्चन है। अब देखिए रिसर्चर्स जो है उन्होंने प्रोजेक्ट क्या किया है कि 2050 तक, 2050 तक सूटेबल क्रॉपलैंड जो है वो क्या है, किसके, तो मेज के, पोटैटो के, राइस के और बीट के, उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, विल शिफ्ट इन सम केसेस पुशिंग फार्मर्स टू प्लांट न्यू क्रॉप। अब इनके जो क्या है, इनके जो क्रॉपलैंड्स हैं, सूटेबल क्रॉपलैंड है, मेज, पोटैटो, राइस और वीट के, वो शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब ग्लोब पे भी जहाँ जहाँ आपको सबसे ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन मिल रही है वो वहाँ पे नहीं अब हो पाएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, वार्मर हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये सारे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ग्रो होते हैं बेस्ट, तो वो टेम्परेचर घट जाएगा, तो फिर वहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, फार्मर्स को न्यू क्रॉप लेने होंगे, ठीक है। सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग। अब देखिए कुछ फार्मलैंड्स जो हैं, जो कोल्डर रीजन थे, जहाँ फार्मिंग नहीं हो पाती थी, वहाँ फार्मिंग हो पाएगी, या जहाँ पहले बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कुछ प्लांट्स नहीं हो पाते थे तो वो गर्म हो गया, तो वहाँ पे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, वहाँ उगने लगेगा, ठीक है। बट अदर्स वांट, अब देखिए इससे कुछ तो है जो फार्मलैंड जो होंगे उन्हें बेनिफिट होगा, बट कुछ को नहीं होगा, कुछ को घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जानी हुई बात है, ठीक है। क्लाइमेट अलोंग डज नॉट डिक्टेट इल्ड्स। क्लाइमेट अकेला ही नहीं है जो कि इल्ड को पूरी की पूरी कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉलिटिकल शिफ्ट्स, ग्लोबल डिमांड एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म्स फेयर इन द फ्यूचर। अब देखिए बस यही नहीं कि क्लाइमेट ही है जो पूरे के पूरे जो इल्ड है उसे कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल शिफ्ट है, ग्लोबल डिमांड है, ये सब भी काफ़ी हद तक उसे इम्पैक्ट करेंगे। अब देखिए आपने कुछ प्रोडक्ट किया, कुछ प्रोडक्ट आपने बनाया, या कुछ प्रोडक्ट आपने फार्म में ग्रो किया और उसकी डिमांड ही नहीं है, आपको लॉस हो गया, तो अगले साल तो आप वो करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सब भी कंट्रोल करता है, इसे कहा गया। अब कह रहे हैं कि कौन सा मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेज है जो हम बना सकते हैं इस एव पैसेज के बेसिस पे, ठीक है। अब राइटर ने 4 ऑप्शन दिए, अब पढ़िए चारों को। फार्मर्स हु मॉडर्नाइज दियर मेथड्स। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें क्या है कि इसमें मोस्ट सूटेबल की बात की जाती है, तो हो सकता है 2-3 ऑप्शन आपको सही लगे, तो कन्फ्यूज़न तभी आता है जब एक ऑप्शन आपको सही लगेगा, तब तो आप मान दोगे कि ए ही है या बी ही है, आपने टिक कर दिया। लेकिन जब 2-3 ऑप्शन आपको लगेंगे सही है, तो आपको देखना होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन है और उसे मार्क करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, फार्मर्स हु मॉडर्नाइज दियर मेथड एंड डाइवर्सिफाई दियर फील्ड विल बी एट द एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर। कह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं अपने मेथड को डाइवर्सिफाई कर लेंगे और मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर लेंगे, वो बेनिफिट में होंगे फ्यूचर में। बिल्कुल सही बात है भाई, जो डाइवर्स क्रॉप्स लगाएंगे, अलग अलग क्रॉप लगाएंगे, तो मान लीजिए एक क्रॉप फेल भी कर जाता है तो दूसरा तीसरा क्रॉप सपोर्ट करने के लिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर मॉडर्नाइज टूल को कर लेंगे तो फ्यूचर की जो भी चेंजेस होगी इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है, तो इससे भी एक टिक मारते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली इफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्रॉप डाइवर्सिटी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगा, ये भी सही बात है,
ठीक है, बिल्कुल इफेक्ट करेगा, बट क्लाइमेट ही अकेला इफेक्ट नहीं करेगा जैसा कि यहाँ राइटर ने कहा है, बट करेगा। ठीक है, शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू द न्यू क्रॉपलैंड विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड दस द इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब कह रहा है कि जैसे कि आप शिफ्ट करोगे न्यू क्रॉपलैंड पे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन। ओके, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये लग रहा है सही, बट मेरे अनुसार ये गलत है, क्योंकि अब देखिए एक जगह मान लीजिए यहाँ पे पहले क्रॉपिंग होती थी, अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण या क्लाइमेटिक इफेक्ट के कारण यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो आपने यहाँ शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तो नहीं हो पा रहा है ना, तो यहाँ पे तो कल्टीवेशन की एरिया नहीं रही, ये तो कल्टीवेशन का एरिया घट गया, तो इसे हम मतलब नहीं मानेंगे। ठीक है, ये गलत हो गया। क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे राइटर ने साफ लिख रखा है कि पॉलिटिकल और डिमांड्स ये सब भी इम्पैक्ट करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो अब 1 और 2 में आपको सबसे ज़्यादा आपको जो सही लग रहा है ए और बी में से, वो आपको मार्क करना है। सबसे ज़्यादा सही क्या है? फार्मर्स जो मॉडर्नाइज कर लेंगे वो क्या होंगे? वो एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे, सही बात है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है क्रॉप डाइवर्सिटी को, ये भी सही बात है, बट मोस्ट सूटेबल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, 6 का ऑप्शन ए सही होगा। डाइवर्सिफाई कर लेंगे वो कम खतरे में रहेंगे, ठीक है, वो थोड़े अच्छे पोजीशन में रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। और ये जो क्रॉप डाइवर्सिटी की बात भी जो कही जा रही है ना, ये क्रॉप डाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगा, बट उसकी लोकेशन शिफ्ट हो जाएगी ना, बस बाकी मतलब बस लोकेशन शिफ्ट हो जाएगी। ओके, बट ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ग्रास रूट लेवल से गायब ही हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन वार्मिंग की वजह से गायब हो सकते हैं, बट जो जो डाइवर्सिटी है उसे हम एटलीस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ही ज़्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, बैट का विंग्स जो है, बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़ का जो विंग है वो कैसा दिखता है? शीट ऑफ स्किन जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, वो आपको दिखने में कैसा लगता है कि एक स्किन का एक क्या है? लेयर है। ठीक है, बट अब देखिए अंदर क्या है? राइटर कह रहे हैं कि बट बैट्स के पास भी क्या है? 5 फिंगर्स हैं। ठीक है, जैसा कि एक औरंगाटून या ह्यूमन के पास होता है, ठीक वैसा ही है। और तो और उनके पास रिस्ट है, एज वेल एज रिस्ट कनेक्टेड टू द सेम क्लस्टर ऑफ रिस्ट बोन्स कनेक्टेड। अब ये देखिए, जो हमारे आर्म में जैसे रिस्ट बोन्स हैं, ठीक है, सॉरी इट इज ऑन। अब क्या करे राइटर कि जैसे उनके पास तो पहले 5 फिंगर है जैसे ह्यूमंस और ओरंगटून के पास होता है वैसा ही, फिर उनका रिस्ट जो है वो कनेक्टेड है सेम क्लस्टर ऑफ रिस्ट बोन से, जैसे कनेक्टेड कहाँ है? हमारा आर्म से। ठीक है, अब देखिए, व्हाट कैन बी मोर क्यूरियस देन दैट द हैंड्स ऑफ मैन फॉर्म्ड फॉर ग्रास्पिंग, हमारे हाथ जो पकड़ने के लिए बने हैं, दैट ऑफ अ मोल, मतलब मोल मतलब आप वो चूहे जैसा होता है ना, क्या कहते हैं उसे? छुछुंदर हम लोग कहते हैं। ठीक है, दैट द मोल फॉर डिगिंग, मोल का जो है वो खोदने के लिए जो बना हुआ उसका हाथ। लेग्स ऑफ अ हॉर्स, घोड़े के जो पैर है वो। पैडल ऑफ द पोर्पोइस, अब पोर्पोइस क्या होता है? पोर्पोइस मतलब कुछ मैमल्स हो गए, एक्वाटिक एनिमल है, फुल्ली एक्वाटिक, जो कि डॉल्फिन जैसे होते हैं। ठीक है, तो उनके पैडल मतलब जिससे वो स्विंग करते हैं, साइड में 2 जो होते हैं लेफ्ट राइट में। ठीक है, एंड द विंग ऑफ अ बैट शुड ऑल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम पैटर्न। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं ये सब सेम पैटर्न पे कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए। ठीक है, ये राइटर का कहना है। अब देखिए इसके ऊपर से क्या क्वेश्चन आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, अब कह रहा है डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डिफरेंट स्पेसीज जो हैं जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर है हैंड का, वो एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है मतलब डिफरेंट स्पेसीज जो हैं एक जगह पे इंटरेक्ट कर रह रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी होता है। तो ये स्पेसीज के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैंड्स की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, लिम्स बीइंग यूज्ड फॉर बाय डिफरेंट स्पेसीज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी गलत है। ठीक है, मैन एंड द फॉर मेंशनड एनिमल्स, मैन और उनके पहले जो ये सारे मेंशन किए गए ना, ये सारे एनिमल्स, हॉर्स हो गया, ये पोर्पोइस हो गया, उसके बाद ये जो बैट हो गया, मूल हो गया, ठीक है, इन सारी की बात कर रहा है। फॉर मेंशनड एनिमल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंस इन इवोल्यूशन। अब कह रहा है कि जो इवोल्यूशन का ये जो कोइंसिडेंस का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इन सब का मैच कर रहा है। ठीक, और 4th पॉइंट क्या है? मैन एंड द 4 मेंशनड एनिमल्स हैव अ शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री।
ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ये कोइंसिडेंस है इवोल्यूशन का कि ऐसा है, तो कोइंसिडेंस नहीं है ये, बल्कि सेम जैसा आपका जो है, जो आप सेम जैसा लिम्ब शेयर कर रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर्स जो है, ये बताता है कि हम सभी का इवोल्यूशन जो है वो हमारा इवोल्यूशन का हिस्ट्री सेम है। ठीक है, धीरे धीरे मॉडिफाई होके सब जीवों में जैसी ज़रूरत थी उसके अनुसार ये इवॉल्व हो गया। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन ऑफ पैसेज 7 पे आते हैं। अराउंड 56 मिलियन ईयर्स अगो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जानते हैं ना, वो जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये हो गया और अफ्रीका के बीच में ये जो ऐसे करके एस जैसा है, ये अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट के बीच में जो है, यही हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक। ठीक है, ये एस जैसा हो गया, वो हो गया अटलांटिक। ठीक है, चलिए तो क्या करें, अराउंड 56 मिलियन ईयर्स अगो द अटलांटिक ओशन हैड नॉट फुल्ली ओपनड एंड एनिमल्स, okay, perhaps including our primate ancestors, could walk from Asia to North America through Europe and across Greenland. अब कह रहे हैं कि हमारे जो ancestors थे वो क्या है, जब ये जो अटलांटिक ओशन है वो फुल्ली खुला नहीं था, खुला नहीं था मतलब क्या हुआ कि ये सेपरेट नहीं हुए होंगे ये सारे लैंड मास जो हैं। ठीक है, ये लैंड मास जब जुड़े हुए थे तब हमारे एंसेस्टर क्या कर सकते थे कि एशिया से, यूरोप से, इधर से आते हुए नॉर्थ और साउथ अमेरिका तक ये जा सकते थे। ठीक है, ऐसी बातें कहा जा रहा है, और वो भी पैदल। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जा सकते थे यूरोप के थ्रू। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अर्थ वॉज वार्मर देन इट इज टूडे, अर्थ वार्मर था जैसा अभी है उससे, बट एज द पैलियोसीन जब इपोच आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, इयोसीन्स के लिए रास्ता बनाया। ठीक है, एंड इट वॉज आउट गेट मच वार्मर स्टिल रैपिडली एंड रेडिकली, और ये क्या हुआ, इससे क्या हो गया, और भी ज़्यादा अर्थ जो है हमारा रैपिडली और ये और भी ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक, अब देखिए इससे क्या हो गया, दिस कॉज वॉज द मैसिव जियोलॉजिकल सडन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसका कॉज क्या था, मैसिव सडन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल्ड पैलियोसीन। ठीक है, पैलियोसीन के और इयोसीन के टाइम में क्या हो गया कि थर्मल मैक्सिमम आया। ठीक है, और ये थर्मल मैक्सिमम, या ये देखिए पैलियोसीन का पी, इयोसीन का ई, टीएम, पीटीएम जो था वो कार्बन इंजेक्शन हुआ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट इतना है जितना कि आज ह्यूमंस बींग्स क्या करें कि सारे के सारे अर्थ के रिजर्व पे जो कॉयल, नेचुरल गैस ये सब रखे हुए हैं, इन सब को अगर एक साथ हम जला दें तो जितना इम्पैक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इतना पीईटीएम टाइम में इंजेक्ट हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पीईटीएम क्या होगा, इसकी वजह से लास्ट किया 1,50,000 ईयर्स तक, अंटिल क्या, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रीऑब्जर्व कर लिया गया। इट ब्रॉट ऑन ड्रॉट्स, फ्लड्स, इंसेक्ट्स, प्लेग्स एंड अ फ्यू एक्सटिंक्शंस। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ड्रॉट, फ्लड, इंसेक्ट्स, प्लेग्स ये सब आए, और इसकी वजह से क्या हो गया, कुछ एक्सटिंक्शंस भी हुए। लाइफ लेकिन फिर भी अर्थ पे क्या हो गया, सर्वाइव कर गया। इंडीड इट प्रॉस्पर्ड, और ये क्या हो गया, ये प्रॉस्पर कर गया। लेकिन ये बहुत डिफरेंट था, मतलब पीईटीएम के पहले जो लाइफ थी और पीईटीएम के बाद की जो लाइफ हुई 1,50,000 ईयर्स के बाद, ये अर्थ पे लाइफ तो रहा और वो प्रॉस्पर ही किया, बट वो काफ़ी डिफरेंट था। अब कह रहे हैं कि इस पैसेज के बेसिस पे कुछ अजम्पशंस बनाए हैं, तो आप इसे बताइए कि क्या है। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ द बियरिंग ऑन द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका क्या है, इसका काफ़ी ज़्यादा ये है, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है तो प्लांट्स के इवोल्यूशन पे। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ देखिए वार्मिंग हुआ तो इसकी वजह से पहले के जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए और नए बने। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। अब देखिए क्या है, सेपरेशन ऑफ लैंड मासेज कॉज द रिलीज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। अब कह रहा है सेपरेशन ऑफ जो लैंड मासेज की सेपरेशन हुई, इसकी वजह से काफ़ी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया। ठीक है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ, मैसिव जियोलॉजिकल सडन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, बट ये किसकी वजह से हुआ ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये राइटर ने नहीं कहा है, तो ये कह पाना कि सेपरेशन की वजह से ऐसा हुआ, ये गलत है। ठीक है, इंक्रीज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। और दूसरी बात देखिए, जो सेपरेशन हुआ है ना सारे कॉन्टिनेंट्स का, ये बहुत ग्रेजुअली हुआ है, इंडीड अभी भी सेपरेट हो रहा है, और हमारा जो अर्थ का ये जो पोर्शन है पेनिनसुलर इंडिया, ये हिमालयन में इस तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लेट्स में। ठीक है, तो
ये मतलब इतना फास्टली नहीं होता कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सडन अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी करवा दे, तो ये ऑप्शन गलत है, ये पैसेज में भी नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। इंक्रीज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसने चेंज कर दिया, पहले वाले गायब हो गए, बाद वाले नए नए आ गए, ठीक है। और फोर्थ क्या कर रहा है, द प्रेजेंट मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग विल फाइनली लीड टू कंडीशन सिमिलर टू दोज दैट हैपेंड 56 मिलियन ईयर्स अगो, कि अभी जैसे हम कर रहे हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन है, ये 56 मिलियन ईयर को जैसा हुआ था वैसे कंडीशन को ला देगी, बिल्कुल गलत बात है। हम पूरा फॉसिल फ्यूल्स जला दें तब उतना हाई टेम्परेचर आएगा, उससे पहले हम खत्म हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगर हमने बहुत ज़्यादा नेचर को ध्यान नहीं दिया तो फ्रिक्वेंट फ्लड्स आएंगे, फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स आएंगे और पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये तो हम इस कंडीशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे कि हमने सारे के सारे फॉसिल फ्यूल जला दिए, उतना हम डिग्रेड कर दें अर्थ को। तो क्या होगा हमारा सही, 1 और 3, 1 और 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो गया, सी सही है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। अब 6 पैसेज हमें इसमें पढ़ना है और 8 क्वेश्चन को करना है, तो मतलब कोई 1-2 पैसेज होंगे जिसमें डबल डबल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक ही पैसेज पे 2-2 क्वेश्चन होंगे। तो पहले आप देख लीजिएगा, जैसे कि देखिए पैसेज 2 में क्या है, 2 क्वेश्चन है, तो इस पर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं पैसेज 2 पे। ओके, अब देखिए क्या है, लो इंड आईओटी, आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइसेस आर चीप कमोडिटी आइटम्स, ये बहुत सस्ते कमोडिटी आइटम्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, एड्रेसिंग सिक्योरिटीज वुड ऐड टू द कॉस्ट। अब क्या है, सिक्योरिटी ऐड करना इसमें, ये इनके कॉस्ट को बढ़ा देगा। जैसे कि आप ब्लूटूथ स्पीकर से सब देखते हैं, ये किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इनमें सिक्योरिटी नहीं होती। जो हमारे ब्लूटूथ डिवाइसेस सब हैं, बस स्पीकर आप ऑन करिए, ब्लूटूथ के स्पीकर, और जो भी डिवाइस उससे फर्स्ट पेयर करेगा वो पेयर हो जाएगा, अगर वो रेंज से बाहर है तो दूसरा पेयर कर लेगा। तो इसमें सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें सिक्योरिटी डालेंगे तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस क्लास ऑफ आइटम इज प्रोलिफेरेटिंग, मतलब क्या होगा, ये आपके लाइफ में पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। ये आपने पोरीफेरा पढ़ा है ना, प्लोरीफेरा मतलब जिनमें छेद छेद जैसे स्ट्रक्चर्स होते थे, बायो में हम पढ़ते थे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में। तो वो ये मतलब हमारे लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये छेद कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट बनते जा रहे हैं विथ न्यू एप्लीकेशंस, ठीक है। मेनी होम्स एप्लियंसेस ये पढ़ने में नहीं पढ़ना, मेनी होम एप्लियंसेस, थर्मोस्टेट, सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड पर्सनल कन्वीनियंस डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ द आईओटी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हैं आईओटी की। सो द फिटनेस ट्रैकर, सर्टेन मेडिकल इम्प्लांट्स एंड कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस इन ऑटोमोबाइल्स, ये सब भी हैं, ठीक है। ये सब भी क्या है, फिटनेस ट्रैकर्स, ये मेडिकल, ये सब भी क्या है, ये सब भी आईओटी हैं। द आईओटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली, मान लेते हैं कि आईओटी एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करेगा, ठीक है, मतलब इसका ग्राफ एकदम अभी पहले स्लो है बट एकदम तेजी से ऊपर उठ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में बढ़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इसका यूज हो जाएगा। बट नाउ सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डाउंटिंग, मतलब सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो हमारे दरवाजे पे दस्तखत दे रही है। इस सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि जैसे पहले ही राइटर ने कहा है कि इसमें सिक्योरिटी डालना क्या होगा, ये कॉस्ट को बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जो कन्वीनियंट क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रैशनल है और मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। अब क्या करा है, डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया कैन बी ए बिग बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब कह रहा है कि डेवलप कर दीजिए आप इनेबलिंग टेक्नोलॉजी को, ये क्या हो सकता है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दे सकता है, ठीक है। तो बात तो ये सही है कि ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे सकता है, बट फिलहाल इंडिया में भी जो है वो चिप्स ये सब बन नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें डेवलप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए ठीक है, ये सही पॉइंट है। इंडिया इज़ नॉट एट फुली रेडी टू अडॉप्ट आईओटी इन व्यू ऑफ इमिनेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंडिया में सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, साइबर थ्रेट्स का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, बट आईओटी में क्या है, आईओटी में तो कहीं पर भी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया के रेस्पेक्ट में ही बस ये बात करना गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी अपना हो गया गलत। थर्ड पे जाते हैं, लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप आईओटी डिवाइसेस, ठीक है, लो एंड आईओटी डिवाइसेस। लाइफ कंफर्टेबल बन रही है, बट एक बार अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। तो इसमें ये नहीं, इस पैसेज में इस बात पे एम्फेसिस नहीं दिया गया कि लाइफ हमारी कंफर्टेबल बन रही है, तो ये ऑप्शन हम काट देंगे, ठीक है। एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी फ्रॉम सम आईओटी डिवाइसेस। तो इसमें तो सिक्योरिटी आईओटी की बात ही की गई है, ठीक है, और सिक्योरिटी थ्रेट की, तो ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा लॉजिकल निकलता है, ए से भी ज़्यादा ये ऑप्शन डी सही है, तो हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पैसेज क्या है, विद द डिजिटल फेनोमेनन, ओके। अब देखिए, विद द डिजिटल फेनोमेनन रिस्ट्रक्चरिंग मोस्ट सोशल सेक्टर्स। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा सोशल सेक्टर को क्या कर रहा है कि डिजिटल फेनोमेनन जो है वो रिस्ट्रक्चर कर रहा है,
ठीक है। इट इज़ लिटिल सरप्राइज दैट ग्लोबल ट्रेड निगोशिएशंस आर नाउ आइंग द डिजिटल एरिया इन द अटेम्प्ट टू प्रीएम्प्टिवली कॉलोनाइज इट। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज के डिजिटल फेनोमेनन में क्या हो रहा है कि सोशल सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर कर रहा है हमारी लाइफ को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो सोच रहा है कि अपनी जो भी ग्लोबल ट्रेड जो हमारी रिलेशनशिप हो वो पहले से ही इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो, ठीक है। सो दैट हम क्या करें कि हम पहले से ही इसे क्या करें, हम इसे पहले से ही अपने कंट्रोल में ले लें। ओके अब देखिए बिग डाटा इज फ्रीली कलेक्टेड एंड माइंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। बिग डेटा जो है मतलब आपके हमारे जो डेटा है वो फ्रीली कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनकी माइंड की जा रही है। माइंड मतलब क्या होता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें एकदम एक क्लासीफाई कर देना सेक्टर में, सो दैट वो जो हमारे डेटा है उनका फिर फ्यूचर में कुछ गुड यूटिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। बट बाई हुम कन्वर्टिंग टू डिजिटल इंटेलिजेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज, बाई द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के डेटा को डेवलप्ड कंट्री यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, जैसे कि इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। अब देखिए दिस इंटेलिजेंस बिगिंस टू कंट्रोल डिफरेंट सेक्टर्स एंड एक्सट्रैक्ट मोनोपोली रेंट्स। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट सेक्टर को कंट्रोल करने लग जा रहा है, ठीक है, और मोनोपोली रेंट ले रहा है। मोनोपोली रेंट क्या है ये अगले लाइन में हमें समझ में आएगा। जैसे देखिए ये 2 क्वेश्चंस के लिए है ना, ये पैराग्राफ 2 क्वेश्चंस के लिए, तो आप इस पर टाइम दे सकते हैं। अ लार्ज फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग कैब सर्विसेज, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इज नॉट अ नेटवर्क ऑफ कार एंड ड्राइवर, इट्स डिजिटल इंटेलिजेंस अबाउट कम्युनिटी। ओके अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि लार्ज फॉरेन कंपनी जो है जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इंडिया में क्या हो गया, उबेर हो गया, ये फॉरेन कंपनी है, ठीक है। ये इंडिया में क्या प्रोवाइड करती है, कैब सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अब ये सबसे मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि उबेर की ना अपने एक कैब है ना अपने एक ड्राइवर है। उबेर के पास क्या है, तो उबेर के पास बस क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसके पास क्या है, उसके पास डिजिटल जो उसने बनाया, उसने जो उबेर का ऐप बनाया वो है उसके पास, ठीक है, उसकी आइडिया है। और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने जो डिजिटल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ट्रैफिक, सिटी इवेंट्स, पर्सनल बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्यूटर्स जो हैं या ड्राइवर्स, इन सभी का वो डेटा क्या कर सकते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में उन्हें पता चलता है और वो रेवेन्यू भी हमारे कंट्री से लेके जाते हैं, प्रॉफिट भी लेके जाते हैं। तो इसके ऊपर राइटर ने कहा। अब देखिए राइटर इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लॉजिकल क्या है। अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइंड्स इट्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। नहीं, गलत बात है, ग्लोबलाइजेशन इंडिया के इंटरेस्ट में है क्योंकि काफ़ी सारे हम अपने प्रोडक्ट भी बाहर बेचते हैं, ठीक है, मोस्टली फार्म प्रोडक्ट्स, और हमारे लेबर्स, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मतलब सिटीजन्स हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, वहाँ से एक्सचेंज बेचते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आज हमारे कंट्रीज़ में जो है काफ़ी मतलब ग्लोबल लेवल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो उससे हमारी कंट्री का अल्टीमेटली डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर कंपनी हमारी कंट्री को छोड़ के जाएगी भी तो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास छोड़ के जाएगी, तो जिससे हमारा क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी इन द ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। बिल्कुल सही बात है, इंडिया को केयरफुल होना चाहिए कि वो अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखे, तो ऑप्शन बी तो सही है। ऑप्शन सी में देखते हैं, इंडिया शुड चेंज मोनोपोली रेंट। देखिए इसमें एक बात है, आपका ऑप्शन बी सही हो गया तो ऐसा नहीं कि आप सी और डी नहीं पढ़े, हो सकता है सी और डी से भी अच्छा पॉइंट मिल जाए, ठीक है, इसलिए चारों पॉइंट पढ़ना जरूरी है। इंडिया शुड चेंज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज इन एक्सचेंज फॉर बिग डेटा। मतलब अपने डेटा के चक्कर में क्या करना चाहिए, इन्हें मोनोपोली रेंट इंडिया को लेना चाहिए अपना डेटा दे करके। तो ये गलत बात है, डेटा इंडिया सिग्नेटरी भी नहीं है। इंडिया ने जो ग्लोबलाइज डेटा को ग्लोबलाइज करने की जो चली है उसके इंडिया ने साइन नहीं किया, बोला कि नहीं भाई हम अपने डेटा को तो हम अपने कंट्री में ही रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हम अपने पास ही रखें, ओके। एंड जबकि डेवलप्ड कंट्री चाहती हैं कि डेटा जो है वो एक जगह सेंट्रली कहीं माइंड हो और उसके हिसाब से पूरी की पूरी कंट्री पे हम यूज़ कर सकें। अब देखिए डेवलप्ड कंट्री का इसमें बेनिफिट क्या है कि वो डेवलप्ड है, तो उनके पास अगर डेटा आ जाएगा तो वो सारी सर्विसेज को चीप रेट्स में दे पाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज से चीप रेट में। तो इससे क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज का अल्टीमेटली हैम्पर होगा। इसीलिए इंडिया जो है वो क्या है, वो डेटा अपना एक्सचेंज और इनके ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, ओके। द लॉस ऑफ बिग डेटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इसकी बात कहीं की नहीं गई इस पैराग्राफ में कि फॉरेन ट्रेड के रेस्पेक्ट में बिग डेटा का लॉस कितना बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन इकलौता सही कौन सा होता है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, डिजिटल फिनोमेना, ओह ये तो हमारा पीछे वाला पैसेज है, पैसेज नंबर 2 है। तो पैसेज नंबर 2 का 3 पे आते हैं। द फॉलोइंग, अब इसमें क्या कर रहा है,
मोस्ट कौन सा सबसे ज़्यादा हम इससे कर सकते हैं, तो बिग डेटा इज द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस। बिग डेटा जो है वो की रिसोर्स है डिजिटल स्पेस में। बिल्कुल, डिजिटल स्पेस में तो सबसे बड़ा तो डेटा ही है। जैसे कि आपको उबेर का एग्जांपल दिया, उबेर डेटा के कारण ही इतना कर रही है, ठीक है, अपने ऐप की वजह से। बिग इकोनॉमिक्स क्रिएट बिग डेटा नहीं, जैसा कि पीछे कहा गया था कि बिग इकोनॉमिक्स बिग डेटा नहीं क्रिएट करती है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बिग डेटा क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, सॉरी ये सही है, ये अपना गलत है। थर्ड पे आते हैं, एक्सेस टू बिग डेटा इज द प्रीरोगेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इसकी ये क्या है, ये राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है बिग डेटा के ऊपर, ठीक है। प्रीरोगेटिव मतलब क्या होता है कि राइट, ओके, एक्सक्लूसिव राइट एक पर्टिकुलर ग्रुप पर्सन या कंट्री का। तो ऐसा तो नहीं है कि बिग डेटा के ऊपर आपका ही राइट है, जिसकी डेटा है उसका राइट है, ओके। जैसे इंडिया का डेटा है, तो जैसे कि चाइना को देखिए, चाइना अपने कंट्री का एक भी डेटा बाहर नहीं जाने देता। उसने गूगल को अपने में बैन कर रखा है, फेसबुक को बैन कर रखा है चाइना में, यूट्यूब चाइना में बैन है, तो चाइना अपने डेटा कहीं नहीं जाने देता, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का इस पर राइट है, ऐसा कोई बात नहीं है, ओके। एक्सेस टू एंड पोजेशन ऑफ बिग डेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि बिग डेटा का पोजीशन जिसके पास है वो डेवलप्ड कंट्री, ये भी गलत बात है। जैसे कि चाइना का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके पास ही काफ़ी डेटा है पूरे चाइनीज़ का, बट वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ऐसी बात तो नहीं है। फिर देखिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है आपका जापान, डेवलप्ड है बट जापान के पास बहुत ज़्यादा बिग डेटा है, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, बिग डेटा मतलब ये पॉपुलेशन से मतलब नहीं है, बट जापान के पास बहुत ज़्यादा बिग डेटा नहीं है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया, ओके। और पैसेज में भी ऐसी बात नहीं दी गई ना, पैसेज में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको पैसेज के हिसाब से ही चलना है। मैंने एग्जांपल के लिए बस बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैसेज 3, ओके। पैसेज 3 क्या है, पैसेज 3 में कहता है द रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। अब कह रहे हैं कि जो रूरल पुअर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड, उन्होंने ह्यूमन इंड्यूस्ड जो क्लाइमेट चेंज है उसमें काफ़ी कम इम्पैक्ट किया है, लेकिन वो क्या है, वो फ्रंट लाइन में है जो कि इसके इन क्लाइमेट चेंज से कोप कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज से भुगत रहे हैं, उसमें वो फ्रंट लाइन में है, ठीक है। अब कैसे है देखिए, फार्मर्स सबसे पहले ही नहीं हिट होता है, कैसे, फार्मर्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एडवांटेजेस ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। अब फार्मर्स क्या है, वो रिलाई नहीं कर सकते रेनफॉल और टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि अब कभी भी मौसम बिल्कुल बदल रहा है, तो उसके ऊपर रिलाई करने से क्रॉप्स नहीं होगी, जबकि उनका इम्पैक्ट सबसे कम है क्लाइमेट चेंज में, बट वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एंड द मोर फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्रॉट, फ्लड्स एंड स्पिल डिजास्टर्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन डिजास्टर के ऊपर अब वो रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि तो ये हो गया, तो फार्मर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड देयर आर न्यू थ्रेट्स सच एज सी लेवल राइज हो रहा है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन वाटर सप्लाई। अब मेल्टिंग ग्लेशियर्स का क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है वाटर सप्लाई के ऊपर, ठीक है। और इधर देखिए जो सी लेवल राइज हो रहा है इसका इम्पैक्ट कर रहा है, नए नए ये सब थ्रेट आते जा रहे हैं। हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फार्म्स, स्मॉल फार्म्स कितने सिग्निफिकेंट हमारे के लिए, एज मेनी एज 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिपेंड ऑन देम फॉर दियर फूड एंड लाइवलीहुड। देखिए वर्ल्ड में 2 बिलियन पीपल जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किनके ऊपर, फार्म्स के ऊपर, अपने लाइवलीहुड और अपने फूड के लिए। स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस 41% ऑफ कंट्रीज फूड ग्रेन्स। देखिए स्मॉल होल्डर्स क्या है, वो 41% फूड ग्रेन हमारे कंट्री के लिए प्रोड्यूस करते हैं, या फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स, ठीक है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो ये ध्यान रखना है, 41% स्मॉल फार्मर्स के थ्रू ही आता है, 59% बिग फार्मर्स एंड अदर के थ्रू आता है, ठीक है। अब 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिपेंड करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मोस्ट लॉजिकल कौन सा है इसमें से, आप बताइए 4 ऑप्शंस में से। सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स इज, क्या बोल रहा है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजेंडा रिगार्डिंग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सपोर्ट करना स्मॉल फार्मर्स को क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो ये सही है, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करना है। पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब कह रहे हैं कि पुअर कंट्री जो है उनका बहुत कम रोल है ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने में, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में उनका बहुत कम रोल है, बट ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने में तो पुअर कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए जो पुअर कंट्रीज़ हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं, तो वो कार्बन भी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें इंडस्ट्रीज़ भी कम है, तो इसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट भी कम कर रहे हैं। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट किया, उन्हें पुअर कंट्रीज़ उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी वही हो रहे हैं,
तो ये गलत हो गया। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फॉरसीनेबल फ्यूचर। अब कह रहा है कि इंडिया में क्या है कि फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड है। ऐसी बात नहीं है, अगर वेदर ख़राब हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो इसकी वजह से फिर हमारे हाई यील्ड वेराइटीज़ चाहिए होगी, पेस्ट अटैक्स ज़्यादा आएगा, ड्रॉट्स आएगा, फ्रीक्वेंट क्लाइमेट चेंज होगा, तो इसकी वजह से पूरी प्रोडक्शन हैम्पर हो सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है। बस पीपल होने से कुछ नहीं होता, क्लाइमेट भी होना चाहिए। जैसे आप अभी कुछ भी कर लो, आप राजस्थान में तो आप इसकी खेती नहीं कर सकते, आप गेहूँ की नहीं कर सकते, ठीक है। आप मरुस्थल में आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बिल्कुल आप पहाड़ के ऊपर आप नहीं उगा सकते इसे, आप पहाड़ के ऊपर नहीं उगा सकते। तो इस तरह से है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली स्मॉल होल्ड फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स जो है बस वही इंडिया में जो है वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत है। बस वही इंश्योर नहीं कर सकते, उनका कंट्रीब्यूशन 41% है, ठीक है, बट बस वही कर सकते हैं सिक्योर, तो ये गलत बात है। दोनों मिल के कर सकते हैं और दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, स्मॉल का भी और बिग का भी, ठीक है। तो इसका ए सबसे ज़्यादा लॉजिकल आंसर है। यहाँ अगर रहता ना कि स्मॉल होल्ड फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी या इंडिया कंट्रीब्यूट टू इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, तो ये सही हो जाता, बट ओनली लगने की वजह से ऑप्शन डी गलत हो गया। चलिए अब पैसेज 3 में आते हैं। पैसेज 3 क्या कर रहा है? द रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड, ओह सॉरी यही वाला पैसेज है। अब पैसेज इसके में क्या हो रहा है? द अबव पैसेज इंप्लाइज दैट देयर इज एन पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी का एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है। सही बात है, इंडिया में भी प्रॉब्लम है फूड इनसिक्योरिटी का। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो बिल्कुल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। इंडिया को अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना होगा, बिल्कुल सही बात है, इंडिया को तो करना ही होगा। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, पैसेज 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, अ चेंजिंग क्लाइमेट एंड इवेंट। अब देखिए ये क्या है? अ चेंजिंग क्लाइमेट एंड द eventual efforts of government however reluctant to deal with it could have a big impact on investors return। अब देखिए एक चेंजिंग क्लाइमेट और गवर्नमेंट का जो इफर्ट है डील करने का, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्वेस्टर्स के रिटर्न के ऊपर। कंपनी दैट प्रोड्यूस और यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल विल फेस हायर टैक्सेस इन रेगुलेटरी बर्डन्स। अब जो अगर कंपनी ने क्या किया कि अगर गवर्नमेंट ने क्या किया क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं बड़ी कंपनीज, वो क्या होगी, उन्हें ज़्यादा टैक्स देना होगा और उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, ठीक है। सम एनर्जी प्रोड्यूसर मे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट दियर नोन रिजर्व्स। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कुछ जो एनर्जी प्रोड्यूसर हैं वो अपने जो नोन रिजर्व्स जो उनके हैं, जहाँ से वो निकालते हैं कोई भी फॉसिल फ्यूल्स या कुछ, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि इसमें अब हमें एक्सकैवेशन का या जो हमें रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो उसे छोड़ देंगे, ठीक है, लेफ्ट विद स्टैंडर्ड एसेट। और इसकी वजह से क्या होगा, डिपॉजिट ऑफ ऑयल और कोल जो है वहाँ ग्राउंड में वो वहीं रह जाएंगे, ठीक है, वहीं रह जाएंगे और वो नए जगह मतलब स्टार्ट करेंगे। तो नए जगह स्टार्ट करेंगे फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड दिस दैट, तो इसकी वजह से फिर शिफ्टिंग प्रॉब्लम, रिलोकेशन प्रॉब्लम, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डैमेजेस कॉज्ड बाय मोर एक्सट्रीम वेदर, स्टॉर्म्स, फ्लड, हीट वेव्स एंड ड्रॉट। अब कह रहे हैं कि दूसरी तरफ क्या होगा कि अदर इंडस्ट्रीज अगर आपने इसकी वजह से अगर आपने फ्री हैंड दे दिया इन जो बहुत ज़्यादा फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, तो इसकी वजह से क्या होगा, अदर इंडस्ट्री डैमेज हो जाएगी, जो स्टॉर्म, फ्लड, हीट वेव्स और ये सब की वजह से जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है कि एजम्पशंस ये कुछ बनाया गया, अब बताइए इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है, ठीक है। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, गवर्नमेंट को एंड कंपनीज को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट और कंपनीज को एडिक्वेटली प्रिपेयर होना चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज को फेस करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट को और कंपनीज दोनों को प्रिपेयर होना चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज को फिक्स कर ले। जब हमारे पास पहले से डेटा है कि ऐसी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज इन फ्यूचर। अब कहना है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसे कम कर देगी, कंपनीज की और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ को। नहीं, अगर गवर्नमेंट पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड है तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट उसे ग्रोथ को ये जो है उसे रिड्यूस कर देगी, वो उसे कम कर देगी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो हम उसमें भी प्रॉस्पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कहीं पे भी आएगा तो ऐसा नहीं कि वो उसे बिल्कुल हैम्पर ही कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये हो गया, गलत हो गया अपना। अब देखिए, इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज
इज़ अ ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आपने क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर दिया तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल सही बात है, आप चाहे कहीं पे भी हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपने क्लाइमेट चेंज के सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखा तो इसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी खतरा आ जाएगा। इवन फार्मर्स पे भी आता है, फॉर्म्स पे भी आती है, कंपनीज पे भी आती है। तो ये सही है, ऑप्शन सी अपना सही है। ओके, तो 1 और सी सही है। 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन 1 और 3। ओके, नेक्स्ट ये हमारा पैसेज 5 क्या कर रहा है? एसेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग टू स्कूल एज इज अ क्लोज टू यूनिवर्सल। ठीक है, एसेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज इज क्लोज टू यूनिवर्सल, बट एसेस टू क्वालिटी एग्जिबिट ए शार्प ग्रेडियंट विद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब कह रहा है कि जो स्कूलिंग की जो एसेस है वो तो यूनिवर्सल है कि आप जब स्कूल के एज पे आएंगे तो आपको एसेस मिल जाएगी स्कूलिंग की, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी? ठीक है, ये काफ़ी बड़ा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए ये अब क्या है कि कोटाज फॉर द वीकर सेक्शन इन द प्राइवेट स्कूल इज अ प्रोविजन इंड्यूस्ड बाय राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019। अब देखिए ये राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का है, इसने क्या कहा कि इसने प्रोविजन दे दिया कोटा का, किसमें? प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, द कोटाज हैव इम्पोज्ड द डिबेट ऑन द इशू ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट प्राइवेट एक्टर्स हैड स्किप्ड एंड बाई एंड लार्ज। अब देखिए क्या कर रहा है कि अब कोटा पड़ गया, इसकी वजह से क्या हो गया? प्राइवेट स्कूल्स में इसकी वजह से डिबेट हुआ। ठीक है, कि सोशल इंटीग्रेशन और जो इक्विटी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्राइवेट एक्ट स्कूल्स में, ठीक है, वो काफ़ी हद तक इससे मतलब छूट जाएंगे और ये काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? द आइडिया ऑफ इग्लिटेरियन एजुकेशन। अब इग्लिटेरियन एजुकेशन क्या है? ये कह रहा है कि एजुकेशन जो वो सबके लिए समान हो, सबको समानता का अधिकार मिले। ठीक है, सिस्टम विथ क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज इट्स प्राइमरी गोल अपीयर्स टू बी आउटसाइड द स्पेस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स प्रिंसिपल्स इनहेबिट्स। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है कि प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इनहेबिट कर रहे हैं और वो उनके स्कोप से बाहर जा रहा है। देयरफॉर द इम्पोजिशन ऑफ द कोटाज इज हैज़ लेड टू रेजिस्टेंस समटाइम्स जस्टिफाइड। अब क्या हो रहा है कि जो कोटा जो ला दिया गया प्राइवेट स्कूल में उसे कई बार रजिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो राइटर कहते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस वो जो कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक कभी कभार वो जस्टिफाइड भी है। ठीक है, तो अब इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, कभी कभार राइटर ने जस्टिफाइड किया है तो अगर कहीं पे इसमें जस्टिफाइड आएगा तो हम उसे सही कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। मेकिंग क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अ रियलिटी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये फंडामेंटल गोल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कि आप इक्वलिटी दीजिए, अपॉर्चुनिटी में दीजिए। ठीक है, फंडामेंटल गोल है तो ये गलत बात है। ठीक है, ये नहीं है। आपको एजुकेशन मिलना चाहिए ये अभी तक है, बट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये फंडामेंटल गोल्स में नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। द प्रेजेंट इंडियन स्कूल सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड इगलिटेरियन एजुकेशन। मतलब बिल्कुल इक्वल राइट्स के ऊपर जो मिलना चाहिए, बिल्कुल इक्वलिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, इसे प्रोवाइड करने में क्या है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ये सक्सेसफुल नहीं है। तो ये सही बात है, काफ़ी गैप्स है। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल देख रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में ही आप एक प्राइवेट स्कूल उठाइए, दूसरा उठाइए, या गवर्नमेंट स्कूल में भी आप एक स्कूल लीजिए और दूसरा लीजिए, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन 3 पे। ऑप्शन क्या है? Abolition of private schools and establishment of more government school is the only way to ensure egalitarian education। अब कह रहे हैं कि आप सारे प्राइवेट स्कूल को एबॉलिश कर दो और भी ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल खोलिए, तभी आपका इक्वलिटी इन एजुकेशन आएगा। तो ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे एजुकेशन की लेवल जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और प्राइवेट स्कूल की नीड्स ही इसलिए आई क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो कई हद तक मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और लोगों को मतलब हाई एजुकेशन चाहिए थी, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए थी, तो प्राइवेट स्कूल वहीं से आए। तो ऑप्शन 3 भी गलत, तो ओनली 2 मतलब ऑप्शन बी जो अपना है वो सही है। ओके, ए भी गलत है, ये फंडामेंटल गोल में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ए भी गलत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज हम यही 15 क्वेश्चन आज हम करते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर से 15 क्वेश्चंस कर लेंगे और पूरा 30 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सो दैट हम ग्रो कर सके और हमें भी अच्छा लगता है। आप अपने वैल्यूएबल सजेशन दीजिए, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।